Good morning, everyone. Let us start with atoms today. स्टार्ट क्या मतलब आज मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम निपटा देते हैं, ठीक है ना। पढ़ा आप लोगों ने एटम। तो देखिए हुआ ये कि जे थॉमसन ने ये फिगर आउट कर लिया कि देयर इज सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड एटम, जिससे कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहा गया। एंड इट वाज नोन दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर श्योरली एक कांस्टेंट पार्टिकल है जो कि नेगेटिव है, तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एज वेल। अब मान लेते चलो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, बट हाउ आर दीज पार्टिकल्स अरेंज्ड, मींस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नॉट नोन। उसके लिए वर्कआउट किया गया। तो ये जो चैप्टर है ये इस चीज को समझाने की कोशिश करता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके लिए थॉमसन मॉडल है ना, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल। तो ये तीन चीजें आपको बेसिकली पढ़नी है। लिखना शुरू करते हैं। राइट डाउन। शिवांग, कोलिजन फिनिश्ड। शिवांग, कोलिजन 11th का टॉपिक है जो कि हम 11th क्लास के लिए अलग से करेंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तो हम +2 रखते हैं ना, तो यहाँ पे अब नया चैप्टर स्टार्ट करें एटम। और कोलिजन का भी मेडिकल के पॉइंट से मोस्टली पार्ट फिनिश हो गया है। हार्डली 15 मिनट का टॉपिक रह गया सिर्फ, बाकी प्रैक्टिस है वो करवाऊंगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम, ठीक है। लिखें, एन एटम consists of three constituent particles. Atom consists of three constituent particles. Number one, negatively charged electron. Negatively charged electron. Number two, positively charged proton. Which is approximately 1838 times massive than electron. 1838 times massive than electron. And number three, a neutral particle neutron. Neutral particle neutron, slightly massive than proton. Slightly massive than proton. ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और उनके मैसिव। अब इसमें साथ में स्टार मार्क करके लिख दीजिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are present in very small region. Proton and neutron are present in very small region called nucleus. Whose size lies between 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter. I hope ये सबको पता होगा। 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter. Whereas electrons revolve around nucleus in orbits. Electrons revolve around nucleus in orbits, such that total size of atom is about 10 power minus 10 meter. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एटम का साइज 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 15। तो 10,000 से और 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। तो बहुत ही बड़ा स्पेस है जो खाली रह जाता है न्यूक्लियस और एटम के, मतलब न्यूक्लियस को कंपेयर करें अगर एटम से, तो बहुत सारा स्पेस एटम का फ्री रह जाता है। ठीक है,
तो अब ये चैप्टर किस बारे में, ये यही चीज एक्सप्लेन करने के बारे में कि जो हमने अभी भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, यहां तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले लिखें, कौन सा मॉडल था सबसे पहले, थॉमसन मॉडल, राइट। लिखिए थॉमसन मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू इट in a positively charged atom, in a positively charged atom, electrons are embedded, electrons are embedded just like seeds in a watermelon, just like seeds in a watermelon. ठीक है, it's also known as plum pudding model, लिख दें, it is also known as plum pudding model. हो गया, अब इसके नीचे लिखना स्टार मार्क करके, it explains neutrality of atom, it explains that atom is neutral, ये चलेगा, it explains that atom is neutral, ठीक है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया इसके, एटम इज न्यूट्रल, हो गया, डन। फिर सबसे बड़ी कहानी पता है क्या है, कि क्या ये एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं, कौन सी चीज, आप सभी ने फ्रानहोफर लाइन सुनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रानहोफर लाइंस। सन से आने वाली जो लाइट है, उस लाइट के स्पेक्ट्रम को जब ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको डार्क लाइंस मिलती है, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज पे रेडिएशन नहीं मिलती है आपको, दीज लाइंस आर नोन एज फ्रानहोफर लाइंस। और बताया था ये क्यों होता है, हम ऐसा मानते हैं कि सन से निकलने वाली लाइट के अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन उसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने अपने एटम्स के एक्साइटेशन के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, कुछ फ्रीक्वेंसीज, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो वो फ्रीक्वेंसीज वहां से मिस आउट हो गई, उनके लिए यहाँ पे डार्क लाइट्स मिल जाती है जब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है, दीज आर कॉल्ड फ्रानहोफर लाइंस, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन को हीटअप किया जाए और फिर वो डी एक्साइट हो, तो डी एक्साइट होने पर वही वाली फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी निकालेगा, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना कि भाई किस तरह से कौन कौन सी वेवलेंथ हमें एमिट होती हुई दिखाई देती है और किस इंटेंसिटी के साथ, दो चीजें, कौन कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी और कितनी इंटेंसिटी के साथ निकल रही है, ये एक्सप्लेन करना भी जरूरी था एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, बट थॉमसन मॉडल में ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता। लिखें, but it could not explain but it could not explain the spectral series obtained from hydrogen, the simplest element, हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट है, उसी की स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये तो लिखने के लिए है, आपके समझने के लिए भाई लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फंड, राइट। तो दो चीजें सबसे जरूरी हमें एक्सप्लेन करनी होती है, रादर तीन चीजों पे जाना पड़ता है, एक तो एटम न्यूट्रल है, ये तो सभी ने बताया, सेकंड स्टेबिलिटी स्टेबल है कि नहीं है, तीसरा स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सप्लेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे अब थॉमसन मॉडल हो गया फेल, अब थॉमसन मॉडल फेल हो गया तो फिर किसने ट्राई आउट किया, लिखिए जरा, Rutherford gave his nuclear model of atom, ध्यान रखें रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम based upon the alpha particle scattering experiment, based upon alpha particle scattering experiment through gold foil, अब ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, क्या किसी को पता है,
हाँ, कोई पढ़ चुका हो, एनसीईआरटी से कर चुका हो? ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, एक्चुअली परफॉर्म किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, किसी और ने? गीगर एंड मार्सडन, लिखिए जरा। गीगर गीगर एंड मार्सडन, लिखे। गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ये बोर्ड एग्जाम में इसी नाम से आया था कुछ साल पहले, काफी साल पहले रादर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली रदरफोर्ड की गाइडलाइंस पे कह सकते हैं, बट रदरफोर्ड ने परफॉर्म नहीं किया था, वो गीगर एंड मार्सडन ने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स कहां से मिले थे? बिस्मथ से। अल्फा पार्टिकल्स कहां से मिले थे? बिस्मथ 83 से अल्फा पार्टिकल्स मिले। उन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और उन्हें कोलिमेट किया गया लेड ब्रिक्स की हेल्प से। कोलिमेट का मतलब फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और फिर गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्हें फॉल करवाया गया। गोल्ड फॉइल की थिकनेस 2.1 10⁻⁷ मीटर। तो लिखिए मेरे साथ, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट में लिखिए, गीगर एंड मार्सडन obtained alpha particles of energy 5.5 mega electron volt 5.5 mega electron volt from bismuth 83214 from bismuth placed in lead cavity। लेड को इसलिए यूज करते हैं कि जो ये रेडिएक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं इनसे, उनको वो एब्जॉर्ब कर पाता है, लेड को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सो प्लेस्ड इन लेड कैविटी। ठीक है, तो लिखें, अल्फा पार्टिकल बीम वाज कॉलिमेटेड, alpha particle beam was collimated using lead bricks। तो उसे डायग्राम की फॉर्म में अगर बनाना चाहे कैसे बना सकते हैं कि आप पहले एक लेड कैविटी शो करते हैं, राइट, लाइक दिस। लेड कैविटी के अंदर क्या रखा हुआ है? बिस्मथ रखा हुआ है, दिस इज बिस्मथ, और यहां से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स लाइक दिस। अब इन अल्फा पार्टिकल्स को कोलिमेट करने के लिए यानी फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया लेड ब्रिक्स को। दीज आर से लेड ब्रिक्स। यानी क्या हुआ, जो इधर उधर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे वो इन्होंने कर लिए एब्सॉर्ब, इनको क्रॉस नहीं कर पाए, ये अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। और जो कोलिमेटेड बीम मिली आपको, इसे किसके ऊपर फॉल करवाया गया? इसे फॉल करवाया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। दीज आर लेड ब्रिक्स। ठीक है, ये है लेड कैविटी। लेड कैविटी, लेड ब्रिक्स, एंड दिस इज गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 2.1 into 10⁻⁷ मीटर। ये इतनी पतली थिकनेस कंसिडर की गई कि ऐसे एक ही एटम गोल्ड का हम कंसिडर कर सकते हैं जिससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिसके कांटेक्ट में आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं मान सकते कि एक के पीछे एक गोल्ड एटम्स की लेयर्स बनी हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? और फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा एक ZNS स्क्रीन और उसके पीछे लगाया गया माइक्रोस्कोप, क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल कहीं जाके हिट करेगा, अल्फा पार्टिकल कहीं जाके हिट करेगा तो वहां पे निकलेगी सिंटिलेशन, और जो सिंटिलेशन है वो बहुत ही पतली है, नेग्लिजिबल थिकनेस बोल सकते हैं आप, जिसे आप नेकेड आई से ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप। सो दैट वाज इट। सो देखिए, लेड कैविटी, उसके अंदर बिस्मथ, वहां से अल्फा पार्टिकल निकले, उनको कोलिमेट किया विद द हेल्प ऑफ लेड ब्रिक्स, and these were made to pass through gold foil of thickness 2.1 10⁻⁷ meter, and then
the scintillations were observed on ZNS screen with the help of a microscope. तो आप मान सकते हैं यहाँ से जैसे स्ट्रेट है तो यहाँ से किसी भी एंगल पे निकलने वाली ये थीटा एंगल आप बोल सकते हैं स्कैटरिंग एंगल। बन गया? ये डायग्राम आप बना सकते हैं और इसके लिए फर्दर आप हेल्प ले सकते हैं एनसीईआरटी से। याद रखें थीटा क्या है यहाँ पर? स्कैटरिंग एंगल मेंशन कर दें। थीटा रिप्रेजेंट्स द स्कैटरिंग एंगल। तो हम शायद ब्लैक ब्रिक्स तक लिख चुके हैं, है ना? This alpha particle beam was collimated using lead bricks. उसके बाद आप आगे आ जाएं। लिखें gold foil of thickness 2.1 10⁻⁷ meter is bombarded with these alpha particles. And scattering is observed on a ZNS screen. Scattering is observed on a ZNS screen with help of microscope. ठीक है, मतलब आपको पता है कि यहाँ सेंटिलेशन स्पीड होती है वो माइक्रोस्कोप से। सो दैट वाज इट। यहाँ मेंशन कर दिया आपने थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। अब कहानी ये आती है यहाँ पे कि भैया जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उससे पहले कुछ प्रेडिक्शंस भी की गई थी कि किस तरह का स्कैटरिंग पैटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए। तो उसके लिए ग्राफ बनाया गया है, देखिए ध्यान से। ये है नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड एंगल, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है जैसे हाइपरबोलिक होता है ना, कुछ वैसा है। तो ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन थी कि हमें किस एंगल पे कितने स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें प्रॉपर ऐसे करके जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की गई ये कंप्लीट उससे एग्री कर रही। ठीक है, तो बना लिया एन थीटा वर्सेस थीटा। पहले ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स बाद में एक्सपेरिमेंट किया है, और ये जो कर्व्ड लाइन है ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन जो बनाई गई थी वो एस्टिमेटेड कर्व था। तो आप लिख सकते हैं ग्राफ shows variation of number of alpha particles scattered per unit area. Number of alpha particles scattered per unit area at a scattering angle theta. At scattering angle theta versus the scattering angle theta. ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा। एक थीटा एंगल पे कितने यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स मिले वर्सेस थीटा ओनली। हो गया। अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, चलिए उसको मैं बाद में लिखवा दूंगा, आप लिखें यहां पे द dots represent experimental outcome, whereas curve drawn represents the theoretical estimation. ठीक है,
स्टार मार्कर के लिख सकते हैं बोथ आर इन कंप्लीट कंप्लायंस, both are in complete compliance, COMPLIANCE, compliance। ठीक है, तो सभी को क्लियर होना चाहिए कि ये क्या था और किस तरह से मैच करेंगे। आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस मेड, ऑब्जर्वेशंस मेड, नंबर 1, large number of alpha particles, large number of alpha particles experience no or very small deflection, large number of alpha particles experience no or very small deflection। उसमें आप मेंशन करें ओनली 0.14%, ये एनसीईआरटी से पिक किया डाटा डायरेक्टली, ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल्स experienced scattering of more than 1 degree, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस स्कैटरिंग ऑफ मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री आप समझते हैं कितना कम होता है, उसमें सिर्फ इतने पार्टिकल, उससे बाहर। फिर लिखिए very small, that is approximately 1 in 8,000, very small, that is approximately 1 in 8,000 experienced scattering of more than 90 degree, experienced scattering of more than 90 degree। तो याद करें डाटा साथ साथ आप, 1 डिग्री से ज्यादा जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ 0.14% को मिली, और 1 in 8,000 को 90 डिग्री से ज्यादा का स्कैटरिंग कह सकते हैं, डेविएशन कह सकते हैं वो मिली। ठीक है, फिर आप लास्ट लाइन लिख दे, नेक्स्ट लाइन में rarely any alpha particle retraced its path, rarely any alpha particle retraced its path। ठीक है, approximately 1 in 20,000, सावन बोल रहा है approximately 1 in 20,000, so okay you can mention it। अब एक लास्ट चीज जो आपको याद भी रखनी है, लिखिए जरा n theta, that is number of alpha particles scattered per unit area, number of alpha particles scattered per unit area at angle theta, at angle theta। अभी लिखते हैं it is proportional to 1 upon sin theta by 2 power 4। ये आपको पता होना चाहिए, जो ग्राफ बना है ये इसके अकॉर्डिंग बना। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं थीटा को जैसे आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये कंप्लीट इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट टचिंग। ऐसे करते करते थीटा को आप बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू कम होती जाएगी। दिस एक्सप्लेन्स द वेरिएशन। अब इट्स क्लियर। सो ये गीगर मार्सन की ऑब्जर्वेशन थी, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। फिर आप लिख सकते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ न्यूक्लियर एटम। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा भाई, क्योंकि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, और बहुत ही कम डेविएशन मिली है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को। तो दैट मींस ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत थोड़ी डेविएशन लेके इसलिए आए कि इनको रिपेल किया गया। रिपेल कौन करेगा? अल्फा पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि एटम में कहीं पर बहुत ही सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है,
कि उसकी तरफ जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स को रिपल्शन मिली, और रेयरली एनी कुड कम बैक, यानी कि कम बैक कब होगा, कम बैक तब होगा एज इफ कोलिजन हो गई है, स्ट्रॉन्ग कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो गई। तो हेड ऑन कोलिजन बहुत ही कम की हो पा रही है, बहुत ही कम की हो पा रही है, तो इसका मतलब सारा मास और चार्ज बहुत थोड़े से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये मेजर कंक्लूजन थे जिसे हमें मेंशन करना है। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेटरी मॉडल को उसने उसने यहाँ पे रेफरेंस बनाया। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1, most of the space most of the space of atom is empty. Most of the space of atom is empty, such that the size of atom is 10 power minus 10 मीटर। ये काइनेटिक थ्योरी से पता चल चुका था कि एटम का साइज कितना है, 10 पावर माइनस 10 मीटर। सेकंड पॉइंट बना लेते हैं, whole of the mass and positive charge, whole of the mass and positive charge of atom is concentrated in very small region, is concentrated in very small region at its center, called nucleus, called nucleus, having size 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter, 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter, right? अब ये किस बेसिस पे था वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हार्डली एनी अल्फा पार्टिकल कुड कम बैक, so that means it straight away had a head on collision with the massive part of atom which is called nucleus, and moreover it is supposed to have like charge, alpha particle के पास positive charge था, इसके पास भी positive charge है, so massive body and मतलब almost having all the mass and all of the positive charge like at the center, तो 10 minus 15 meter to 10 minus 14 meter से। फिर नेक्स्ट लेवल लिख दीजिए, electrons revolve around nucleus, electrons revolve around nucleus in orbits, under electrostatic force, just like planets revolve around sun, या अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप कारण ये है कि मैं साथ में ये ऐड ऑन कर रहा हूं कि प्लैनेट्स अराउंड सन, मतलब रीजन हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, ये लिख दिया। अब इसके बाद लिख दीजिए यहां पे स्टार मार्क करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस, electrostatic force due to nucleus is responsible for motion of electrons, is responsible for motion of electrons। ठीक है, ये मेजर चीजें हैं जो रदरफोर्ड ने पुट फॉरवर्ड कर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रही, रदरफोर्ड क्या न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर पाया? यस, लिखे लिखिए शाबाश। रदरफोर्ड could explain that atom is neutral, Rutherford could explain that atom is neutral by considering number of electrons and protons to be equal, by considering number of electrons and protons to be equal।
ठीक है, उसने इन्हें इक्वल कंसिडर किया। फिर क्या वो ड्यूटिलिटी हो गई, क्या वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया? हाँ जी, बता सकते हैं आप? नहीं कर पाया। कारण क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। हाँ जी, एग्जैक्टली। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो धीरे 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 वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस के अंदर ही मर्ज हो जाएगा। तो लिखिए जरा, रदरफोर्ड could not explain stability. Rutherford could not explain stability. वंशिका, आप कंपटीशन कर रहे हैं? वंशिका, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप कंपटीशन कर रहे हैं? यस और नो बोल दीजिए एक बार। वंशिका, से यस और नो, चाहे लिख के बोल दीजिए, कोई बात नहीं। वंशिका, आई एम आस्किंग यू, आपने अभी ज्वाइन किया है, जस्ट से यस और नो। टाइम नहीं खराब कराओ भाई। वंशिका, टाइम नहीं खराब कराओ, यस और नो, बाय मिस्टेक। ओके, तो आप एग्जिट करें, अगर बाय मिस्टेक आ गए तो एग्जिट कर जाइए। ठीक है, थैंक यू। चलिए सुनिए, अभी सीबीएसई बैच के अंदर आगे का सिलेबस रोक रखा है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैं आपसे वीडियो लेक्चर्स शेयर करूंगा वो सीबीएसई स्टूडेंट्स को अभी नहीं देंगे। देयर इज रीजन बिहाइंड दैट, ओके? तो ये लेक्चर्स आप उनसे शेयर नहीं करेंगे, ध्यान रखिए इस बारे में। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको भी ये पता चल गया, आप भी ध्यान रखेंगे। ये लेक्चर्स आपने सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लिखे उसमें साथ में, बिकॉज एज पर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, as per Maxwell's electromagnetic wave theory, a revolving electron is an accelerated charge particle. Revolving electron is an accelerated charge particle which must radiate energy. Must radiate energy. And hence, with decreasing energy, it would follow a spiral path. It would follow a spiral path and ultimately merge in nucleus. ठीक है, follow a spiral path and ultimately merge in nucleus. तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो गई, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। अब अबाउट स्पेक्ट्रम क्या रहा? क्या स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाया? लिखे जरा, एज, थर्ड पार्ट में लिखे, एज इलेक्ट्रॉन takes on circles of all possible radii, circular paths of all possible radii, as electron takes on circular paths of all possible radii before merging in nucleus, hence the spectrum obtained must be continuous. Hence the spectrum obtained must be continuous. ठीक है, मतलब हमें हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहां से मिलनी चाहिए।
spectrum obtained must be continuous. Done. अब लिख दीजिए whereas results in line spectrum. Hydrogen atom results in. तो भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो भाई हर पॉसिबल रेडियाई को टेक ऑन करता है, उसके अकॉर्डिंग वहां से एनर्जी निकलनी चाहिए, हर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब तो सारी के सारी फ्रीक्वेंसी, सारी की सारी वेवलेंथ आपको मिलनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जबकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन में लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड ऐसे करके सीरीज बनती है ना, तो वहां क्या बन रहे हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम्स बन रहे हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम उसमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा। उसमें भी एक चीज अलग थी कि कौन कौन सी वेवलेंथ निकल रही है और वो क्यों निकल रही है, रिलेटिव इंटेंसिटी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हालांकि ये तो पूरी तरह से बोहर भी नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क करके हम लिख सकते हैं, लिखिए जरा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोली ना, उसे क्लासिकल थ्योरी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी the frequency of energy radiated is same as frequency of revolution of the charged particle, is same as frequency of revolution of the charged particle। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा आपके बाद में, एनसीईआरटी पैकेजेस में क्वेश्चन भी है। तो मैं फिर समझा देता हूँ, किसी पर्टिकुलर रेडियस में एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो कितना टाइम पीरियड है, 2 पाई r by v। तो वहां से कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही है, 1 by t, दैट इज v अपॉन 2 पाई r। ये काम आएगा बाद में, समझ ले ध्यान से कि हम ये कहते हैं क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकाल। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, v अपॉन 2 पाई r, दैट्स इट, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेटर ऑन। तो ये तो था भाई रदरफोर्ड मॉडल, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया। अब इसके बाद कहानी किसकी आई, बोहर्स मॉडल की। उससे पहले एक कुछ चीजें समझेंगे, सीखेंगे। एक तो ना जो ये गीगर मार्शल ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें कुछ assumption थी, 2 assumptions मेनली रखी गई थी, वो आप स्टार मार्क करके लिख दीजिए। assumptions made for alpha particle scattering experiment। किसी को पता है तो वो शेयर कर सकता है, बोलकर या लिखकर। You are free to speak if you want। assumptions made during alpha particle scattering experiment। नहीं, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 तो देखिए, मैंने बताया भी था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि हमने अल्फा पार्टिकल की मतलब इन्होंने गोल्ड फॉयल इज मोनोएटॉमिक लेयर, बिल्कुल सही है। गोल्ड फॉयल की जो थिकनेस आपने कंसीडर करी वो 2.1 10 - 7 मीटर कंसीडर करी, तो उसमें आप मान सकते हैं कि वो मोनोएटॉमिक है। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है तो वो सिर्फ एक एटम के कांटेक्ट में आता है, एक लेयर ऑफ एटम्स के कांटेक्ट में आता है, एक के पीछे एक लेयर नहीं है, राइट। एक से ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होती है। सेकंड ये है भाई कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79, राइट। ऐसा ही है क्या, बताएं जरा। तो वो अल्फा पार्टिकल के मास से गोल्ड का जो मास है वो काफी ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल से गोल्ड का मास काफी ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि स्कैटरिंग के बाद भी अल्फा पार्ट जो सॉरी गोल्ड का एटम है, उस एटम को कोई मोशन नहीं मिला, इट रिमेन्स स्टेशनरी। तो लिखें assumptions में नंबर 1, due to negligible thickness of gold foil, it can be considered that alpha particle undergoes
scattering due to single layer of gold atoms. Undergoes scattering due to single layer of gold atoms. नंबर एक तो ये हो गया. नंबर टू, as mass of gold atom is much greater than alpha particle, so gold atom may be considered stationary even after the collision. Gold atom may be considered stationary even after the collision. ठीक है, ये दो assumptions है मेनली जो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें और करवानी है बोर मॉडल स्टार्ट करने से पहले. These two things are एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर डिफाइन करते हैं, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. लिखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने इसके क्वेश्चंस भी किए. क्या है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? आप मान लेते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है उसके अलोंग आपने अल्फा पार्टिकल को कहीं दूर से ऐसे प्रोजेक्ट किया था. ये कितने पास तक आ पाया वो डिफाइन करता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जा सकता है. हाँ, इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो ज्यादा पास तक आ पाएगा, लेकिन उससे ना जो 10 की पावर थी उसमें कोई खास चेंज नहीं है. आप देखते हैं 10⁻15 टू 10⁻14 हम डिफाइन करते हैं. उसके बाद जो न्यूमेरिकल डाटा 2.1 3.7 इसमें फर्क पड़ सकता है, सिर्फ पावर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई इसे हम ऑथेंटिकेटेड काउंट करते हैं. तो अब आप बना दें, ये जो है इसके पास है पॉजिटिव चार्ज कितना, अगर Z आप इसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं तो Ze, राइट, प्लस Ze, और अल्फा पार्टिकल के पास प्लस 2e. ठीक है, और ये बात बिल्कुल समझ लें, हमने जो दो assumptions डाली उस assumptions के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉज. मतलब आपसे कोई पूछ सकता है क्या न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है? हाँ जी, न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है इन assumptions के साथ. आप चाहो तो मतलब जहां हमने ये लिखना शुरू किया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ऊपर जाके एक बार एक छोटी सी लाइन लिख सकते हो दो assumptions के बाद, न्यूटन्स लॉज कैन बी अप्लाइड. बस इतना ही करके छोड़ो, और ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट रीड करेंगे. ठीक है, राइट. अब लिखिए जरा, इट मे बी डिफाइंड एज, हम डिफाइन करें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस from center of nucleus, may be defined as minimum distance from center of nucleus up to which an alpha particle could reach, up to which an alpha particle could reach. ठीक है, आर नोट से आप इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए. आर नोट आप मेंशन कर सकते हैं. इट बेसिकली डिफाइंस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, it basically defines radius of nucleus. Though its value varies slightly, with the kinetic energy of alpha particles, with kinetic energy of alpha particles. ठीक है, अब लिख दीजिए, let us consider alpha particle of kinetic energy k
alpha particle of kinetic energy K projected towards the center of nucleus of atom having atomic number Z, of atom having atomic number Z. तो भाई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K है और न्यूक्लियस जिस एटम का है उसका एटॉमिक नंबर Z है। ठीक है, अब लिख दीजिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, ये कहां तक जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड अ स्टेज विल रीच वेयर होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स या कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस वहां तक ये जाएगा, वहां से फिर वापस हो जाएगा। लिखिए कॉन्सेप्ट लिखिए, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में लिख देना कंजर्वेटिव, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको आप फोर्स या रिपल्शन दोनों लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल converts into electrostatic potential energy and at a distance r naught kinetic energy becomes zero, and at a distance r naught kinetic energy becomes zero momentarily, क्योंकि वहां से फिर ये वापस आ जाएगा। kinetic energy becomes zero momentarily। ठीक है, तो वहां पे सारी की सारी किस पे कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे लिख देते हैं हम लोग, लिखिए हेंस काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 upon R, so that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 2E Q2 ZE upon R naught। समझ सकते हैं? ठीक है, ये बन गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, R naught को इधर ले जाओ, K को इधर ले जाओ, so R naught becomes equal to, this is 2, इसे मैं K लिख देता हूं स्मॉल, 2K ZE स्क्वायर, देखो R naught इधर चला गया, 2K ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। आप इसे KE लिखना चाहे तो KE लिख दीजिए, टू डिफरेंशिएट बिटवीन K एंड काइनेटिक एनर्जी। सो R naught कितना आ गया, 2K ZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स इट, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और आप लोग समझ सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आया। सो लिख सकते हैं, it was observed in a range of 10⁻15 to 10⁻14 meter, 10⁻15 meter to 10⁻14 meter by varying kinetic energy, ठीक है, क्लियर। चलिए फाइन, इसके बाद आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। लिखिए जरा, इम्पैक्ट पैरामीटर, उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी। इम्पैक्ट पैरामीटर में एकदम उल्टा है इसका। कैसे, अगर आप इसे न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं तो जो ये न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का आप डिफाइन करो, अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करता है। आप सोचते हैं जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी, जितना ही कम होगा उतने डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो इंपैक्ट पैरामीटर सिंपली एक पैरामीटर है जो ये इंडिकेट करता है कि डिफ्लेक्शन कितनी होने वाली है। सो लेसर द इंपैक्ट पैरामीटर, मतलब रादर लेसर क्या, जीरो करो। जब ये जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन कितनी आएगी, 180। तो अब बना दीजिए इसे, ये बी है अल्फा पार्टिकल, बी ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। लिखिए impact parameter may be defined as the perpendicular distance of initial velocity vector, perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle, initial velocity vector of alpha particle from center of nucleus, from center of nucleus। ठीक है, फिर उसमें मेंशन करें, लिखिए लेसर the impact parameter, greater is the deviation observed, greater is the deviation observed, greater is the deviation observed। लिख दीजिए such that for b is equal to 0, for b is equal to 0, alpha particle retraces its path, b is equal to 0, alpha particle retraces its path। ठीक है, retraces its path। अब जैसे अभी आपने बेसिस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला, वो कितना आया, 2k z स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऐसे जो इम्पैक्ट पैरामीटर आता है इसमें ये 2 का फैक्टर हट जाता है, k z स्क्वायर के साथ cot आ जाता है, cot स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें इसको डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लिख लें, मतलब 2k z स्क्वायर था ना, उसमें से 2 हटा दो, 2k z स्क्वायर में से 2 हटा दो, तो k z स्क्वायर सॉरी cot थीटा बाय 2 अपॉन काइनेटिक। तो ये 2 के प्लेस पे cot थीटा बाय 2 आ जाता है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मेंशन करें where theta represents angle of scattering। ठीक है, अब इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये क्लियर करें, मेडिकल स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए कि थीटा बढ़ने के साथ cot थीटा इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, लिख के बताएं, इंक्रीज और डिक्रीज। विद इंक्रीज इन थीटा डज cot थीटा इंक्रीज और डिक्रीज, cot होता है cos अपॉन sin, सो हम जानते हैं थीटा बढ़ने पर cos डिक्रीज करता है, तो बिल्कुल सही साधन, थीटा बढ़ने पर cot थीटा बाय 2 डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करेगा तो b भी डिक्रीज करेगा। देखिए जरा, थीटा बढ़ाने का मतलब कितना था, 180 डिग्री मैक्सिमम होता है, अगर आप थीटा को 180 पुट करो तो 180 बाय 2 कितना हो गया, 90, cot 90 कितना, cot 90 इज 0, tan 90 इनफाइनाइट होता है, cot 90 0 होता है, वहां से आप सोच सकते हैं। लिखिए फॉर एग्जांपल if alpha particle retraces its path, if alpha particle retraces its path, that is theta is equal to 180 degree,
cot of theta by 2 becomes 0. Cot 90 becomes 0. So B is 0. So B becomes 0. Clear? ये एक्सप्लेन करना है. So आपने distance of closest approach understand किया. उसमें basic concept था whole of the kinetic energy gets converted into electrostatic potential energy under the effect of electrostatic repulsive force आप बोल सकते हैं. और यहाँ पे क्या था, impact parameter वो perpendicular distance से initial velocity का center. अब इसे देख के बता सकते हैं कि पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कितनी होने वाली है. इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगी. दैट्स इट, बस. ठीक है डियर. तो ये थी कुछ चीजें अबाउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको बताया गया कि जो स्पेसिफिकली यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स थे वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे. लेकिन अब जैसे से काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कम हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ भी आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डिनोमिनेटर में था ना, बढ़ाएंगे तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी कम हो जाएगा. ये इसके ऊपर डिपेंड करेंगे. एग्जैक्टली. चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू बोहर्स मॉडल, है ना, क्योंकि सारे का सारा मैथमेटिकल पार्ट सारी सही से अंडरस्टैंडिंग तो बोहर्स मॉडल के थ्रू ही आने वाली है. तो बोहर्स मॉडल, बोहर ने क्या किया, कुछ 3 मेजर पोस्टुलेट थे जिसको उसने यूज किया. कौन कौन से, ब्रीफली समझना. आपको 3 इक्वेशंस याद करनी है. कौन कौन सी इक्वेशन? पहली, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की. दैट मींस न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 upon R² is equal to mp² upon R. पहली इक्वेशन ये बन जाएगी. अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है हम उसे मानते हैं कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है. ध्यान से समझना. स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? जिन ऑर्बिट्स में एनर्जी फिक्स रहती है वो ऑर्बिट्स चेंज नहीं हो सकती है. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती. क्लियर? तो जब वो वहां रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज n टाइम्स h by 2 pi, राइट? nh by 2 pi, एग्जैक्टली. तो एक काम करते हैं ना यार, पहले ये जो सेकंड कंडीशन है इसको डिराइव कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये बात समझ में आती है कि इसे क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्टुलेट को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन, है ना. हाँ, क्वांटाइजेशन. किस चीज का क्वांटाइजेशन है? एंगुलर मोमेंटम का. एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड nh upon 2 pi. कहां से आई ये चीज उसे समझते हैं. लिखिए जरा. टू प्रूव द postulate of quantization, to prove the postulate of quantization of angular momentum, ठीक है. तो लिखें इसमें, an electron may be treated as a wave. Electron may be treated as a wave inside an orbit. Wave inside an orbit whose de Broglie wavelength be, lambda is equal to h upon mv. Whose de Broglie wavelength be lambda is equal to h upon mv. ठीक है. फिर आप लिख सकते हैं, भाई ध्यान से सुनना एक बार, यहाँ पे स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आएगा. ये जो डी ब्रॉगली वेव है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट के अंदर ही बनाए रखना है तो उसके लिए इस डी ब्रॉगली वेव की स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. लिखिए जरा. फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, for presence of electron in an orbit, comma, the condition of stationary wave formation, must be satisfied for the de Broglie wave associated. For de Broglie wave associated.
इलेक्ट्रॉन के साथ उसके मोशन की वजह से जो डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड है, अगर उसकी स्टेशनरी वेव कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन ऑर्बिट द कंडीशन ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड, सब में लिखे such that no energy is radiated, no energy is radiated। अब लिख दें, इसके लिए क्या चाहिए, स्टार मार्क करके, circumference of orbit, circumference of orbit must be an integral multiple of de Broglie wavelength, must be integral multiple of de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। तो ठीक है, circumference 2 pi r must be integral multiple of de Broglie wavelength। आप जानते हैं स्टेशनरी वेव कब बनती है, जब एक वेव आगे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर उसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव आती है उसके साथ सुपरपोजिशन होता है। तो आप कम से कम ऐसा कंसीडर करेंगे ना कि आधी गई आधी वापस आ गई, तो आपको कम से कम जो टोटल सर्कमफेरेंस है उसे एक कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल मानना पड़ेगा। तो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स। सो 2 pi r is equal to n lambda, और लैम्डा किसके इक्वल है, h upon mv पुट कर दो, hence 2 pi r becomes equal to, hence 2 pi r is equal to n times h upon mv, n times h upon mv। अब यहां से क्या करो, mv को उठा के इधर ले जाओ, 2 pi को इधर ले जाओ, so mvr becomes equal to nh upon 2 pi, that is angular momentum is equal to nh upon 2 pi। लिख दीजिए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, बट इट मस्ट बी, जो सर्कमफेरेंस है, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वेवलेंथ, सो 2 pi r शुड बी n लैम्डा। वहां से आपको मिल गया mvr इज इक्वल टू nh upon 2 pi, सो mvr को आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं l शुड बी इक्वल टू nh upon 2 pi, लिख दीजिए। hence angular momentum of electron in a stationary orbit, stationary orbit का मतलब जिससे एनर्जी नहीं निकल रही, stabilized है। angular momentum of electron in stationary orbit is integral multiple of h by 2 pi, integral multiple of h by 2 pi। ठीक है, डन। तो ये हमने बहुत पोस्टुलेट डिराइव कर लिया जिसे हम डायरेक्टली यूज कर पाए। अब आप लिख सकते हैं बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी and hence derivation of velocity and radius, and hence derivation of velocity of electron and radius of orbit, radius of orbit। तो लिखें बोहर explained structure of atom, Bohr explained structure of atom through his postulates, as given below, Number 1, पहला postulate लिखिए, negatively charged electrons revolve around
positively charged nucleus under the effect of electrostatic force. Negatively charged electrons revolve around positively charged nucleus under the effect of electrostatic force, such that most of the mass is concentrated inside nucleus. Such that most of the mass is concentrated inside nucleus. ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचा जा सकता है, बट दैट इज सो वीक एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट वी कैन इजीली नेग्लेक्ट इट. ठीक है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं. तो देखें जरा, हम क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं. पहले आप लिखेंगे नहीं, समझ लेंगे. K Q1 Q2 by R square, right? K Q1 Q2 by R square becomes equal to mv square upon R. लेकिन इसमें Q1 Q2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? K तो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट है. Q1 का रोल इलेक्ट्रॉन माइनस E, राइट? बट आप फोर्स लिख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी बोल दिया कि अट्रैक्टिव है E, और ये बन गया ZE, न्यूक्लियस का चार्ज, अपॉन R स्क्वायर. तो इसके लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम जिस न्यूक्लियस को कंसीडर कर रहे हैं वहां पे एटॉमिक नंबर Z है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को आप V कंसीडर कर रहे हैं और रेडियस R कंसीडर कर रहे हैं. तो ये बताकर फिर हम लिखना शुरू करें. लिखिए for revolution of electron with speed v in an orbit of radius r, in atom having atomic number Z, तो उसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं. आप ऐसे मेंशन कर दें फोर्स का एक्सप्रेशन K Q1 Q2 upon R square is equal to mv square upon R. K Q1 Q2 upon R square is equal to mv square upon R. That is electrostatic force acts as centripetal. ठीक है, अब आप मेंशन कर सकते हैं K E ZE upon R square is equal to mv square upon R. एक R यहां से कैंसिल आउट हो गया, एक R कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, अब आप क्या करें, इस R को इधर ले जाइए. ये बन गया K टाइम्स ZE स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर इंटू R. इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए. K टाइम्स ZE स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर इंटू R. हो गया 1. ठीक है, ये पोस्टुलेट 1 की कहानी हो गई. तो पोस्टुलेट 1 किसके बारे में है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. अब लिखिए सेकंड. तो ये पोस्टुलेट किसके बारे में था? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के लिए. अब स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए लिखिए क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट. लिख दें. according to it electrons revolve in the stationary orbits. Electrons revolve in stationary orbits where their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। जहां आप स्टेशनरी ऑर्बिट लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि वहां पे वो फ्रीली घूम सकता है बिना एनर्जी एमिट किए। तो आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, देयर इज नो एनर्जी एमिटेड। मेंशन करना चाहे तो लिख दीजिए, देयर इज नो एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन इन एन ऑर्बिट। नो एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, तो भाई L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हो गया। L का मतलब क्या है? MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फर्स्ट और सेकंड की तरफ। फर्स्ट में क्या है? MV स्क्वायर R, सेकंड में क्या है? MVR। तो फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड करें तो V मिल जाएगा। लिख दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करोगे तो डेरिवेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले वाले में MV स्क्वायर इंटू R निकाल दो सीधा सीधा, दूसरे वाले में MVR निकाल दो और फिर उठा के डिवाइड कर दो 1 बाय 2। तो यहां से V बचा, V बिकम्स इक्वल टू, इधर देखें, दिस अपॉन दिस लिख दो, K टाइम्स ZE स्क्वायर अपॉन NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसे लर्न करने का मैंने एक तरीका बना रखा है, आप सीधा सीधा उसे क्रैम करेंगे कि भाई V जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 2 पाई K ZE स्क्वायर अपॉन NH। मतलब जैसे फोन नंबर याद करते हो ना सीधा एकदम खोल के, तो वैसे ही करना पड़ेगा। 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। हाँ भाई, क्या एक दूसरे से मिलो तो बोलो और भाई 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH, यानी तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। तो वन कैन इजीली सी यहाँ पर कौन कौन से वेक्टर्स कांस्टेंट है। 2 पाई कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, बचा क्या? N। तो Z कांस्टेंट है अगर आपने एटम फिक्स किया। आप हाइड्रोजन की बात करें, फिर हीलियम की बात करना चाहे, लिथियम की बात करना चाहे, फिर Z चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे याद करके रखें, V is directly proportional to Z and it is inversely proportional to N। ये दो चीजें हैं याद करने वाली कि भाई अगर किसी ने हाइड्रोजन की बजाय हीलियम की बात करी तो Z में क्या चेंज आ गया और ऑर्बिट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऑर्बिट्स में वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। याद रहेगा। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। इसे मजाक में मत लो, ये याद करना बहुत जरूरी है। 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH। अच्छा, किसी बच्चे को याद है कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू मतलब मैं n इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो कितनी आती है? कोई बता पाए तो? आप में से कोई अगर मुझे ये बता पाए कि अगर n इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए और z इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए, यानी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर स्पीड कितनी आती है? चलो होमवर्क दे देता हूं आपको ये। कल मुझे चाहिए कि आप ये बता पा रहे हो स्ट्रेट अवे, मतलब क्योंकि उससे ये कितना आसान हो जाएगा। आपको 2 पाई से पता होगा और उसके बेसिस वैल्यू पुट करके या z की वैल्यू पुट करके आप v निकाल पा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो अभी अभी समझे ध्यान से कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं r के बारे में। r फाइंड करना है तो क्या करें? v की वैल्यू यहां पुट कर दो या v की वैल्यू यहां पुट कर दो, उससे r निकल जाएगा। लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप v की वैल्यू पुट कर दो, यहां से r निकालना है। तो r बिकम्स इक्वल टू, r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के साथ क्या आ जाएगा? MV, 2 पाई MV। r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MV, v की वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट बिकम्स NH अपॉन 2 पाई M और v क्या था? 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH, 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन NH, which can further be written as, यहां पे आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर का फैक्टर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखना ध्यान से क्या आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर
एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो लिखे कंप्लीट, आर बन गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो क्या फर्क है, वी में क्या था, वी में 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच था, एन डिनोमिनेटर में था, और आर में क्या है, एन स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड। लिख के रखें। तो ये तो आपको याद होगा, आर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आर की मिनिमम वैल्यू मतलब आप जेड को 1 पुट कर दो, एन को 1 पुट कर दो, हाइड्रोजन एटम में मिनिमम रेडियस कितनी आती है, कुछ पॉइंट, हाँ 5 2 9 एंगस्ट्रॉम होती है। कोई बात नहीं, मैं ये भी आपको कल के लिए दे रहा हूं, आराम से तसल्ली से करके आना। तो मुझे v की मिनिमम वैल्यू और r की मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि r की जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली। r नॉट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये मेंशन करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं, z जितना बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में डाल दोगे, और एक ही एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के जो रेडियाई हैं उनका रेशियो फिक्स है, उनका रेशियो n स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलता है, 1 4 9 एंड सो ऑन। तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स, r1 r2 r3 एंड सो ऑन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेसिकली n स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलता है। तो अभी तो ये चीजें आपको बिल्कुल आसान लगी, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन आपसे एक्चुअली सॉल्व नहीं हो रहे थे उनका बेसिक रीजन ये था कि आपको याद ही नहीं है कि v के फॉर्मूले में n कहां आता है और z कहां आता है, z न्यूमरेटर में n डिनोमिनेटर में, और r के फॉर्मूले में n स्क्वायर न्यूमरेटर में आता है और z डिनोमिनेटर में आता है। ये चीजें याद करनी बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जैसे 0.53 एंगस्ट्रॉम मैंने बोला 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ही इसके लिए भी आपको वैल्यू मिलेगी, v के लिए भी, वो मुझे आपने कल बताना श्योरली, ठीक है। तो हमारे लिए क्या क्या हो गया, यहाँ पे हमने r और v फाइंड आउट कर लिया इसके साथ साथ, पर अभी हमारा थर्ड पोस्टुलेट बचा हुआ है। यहां से हम एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक कि पहले मैं एक बार थर्ड पोस्टुलेट लिख दूं, फिर हमारा ये काम एक कंप्लीट हो जाएगा। लिखे जरा थर्ड पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट बेसिकली किस बारे में है कि दो ऑर्बिट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी या किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, ये एक ऑर्बिट है, इसमें x अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन के पास, ये दूसरी ऑर्बिट है, उसके नेक्स्ट ऑर्बिट है जिसमें y अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। जब तक इलेक्ट्रॉन को y माइनस x अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो यहां से आ नहीं जाएगा। तो क्या वो y माइनस x से कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, यस और नो, बताएं फटाफट। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए y माइनस x अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो अगर उससे कम एनर्जी आएगी तो क्या इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी चेंज ही नहीं कर सकती। एनर्जी चेंज होगी तो ऑर्बिट चेंज होनी चाहिए, ऑर्बिट चेंज होने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, y माइनस x, तो तभी वो चेंज। सो ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है, एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो पहले क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन था, यहाँ पर एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रॉन can jump from a lower energy level to higher energy level. Electron can jump from lower energy level to higher energy level only after absorbing a fixed amount of energy. Only after absorbing a fixed amount of energy. And similarly, when electron de-excites, वो तो excite था, अब de-excites
from higher energy level to lower energy level, it radiates electromagnetic wave of specific frequency. It radiates electromagnetic wave of specific frequency given by E2 minus E1 is equal to H into E. मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज H into E. इसके बारे में इसका यूजेज बाद में करेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज डिफाइन करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि बहुत थ्योरी यूज करते हुए या एटम के अंदर क्वेश्चंस करते हुए बेसिकली तीन चीजों का यूज कर रहे होते हैं। एक तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रही है, एंगुलर मोमेंटम जो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi है, और जो एनर्जी निकलती है वो h into nu है। सिंपल, जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस डिवाइडेड बाय h। ये करके आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम मोस्टली इस चैप्टर को फिनिश अप कर रहे होंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। आपको पता है, पहले पढ़ा हुआ आपने एटम का टॉपिक जिसमें डिफरेंट सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज आती है। सो एनसीईआरटी से चैप्टर आप निपटा के आएंगे कल, प्लस जो आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसने इस चैप्टर से करो, पिछले से करो, कहीं से भी करो, बट भाई मेरे 40 क्वेश्चन कर दो। ठीक है, सो इट्स गुड टू सी कि आप में से बहुत सारे बच्चे 40 क्वेश्चन चैलेंज को बड़ी सीरियसली टेक ऑन कर रहे हैं, और मानो ना मानो आप खुद ये देख पाओगे कि आफ्टर 20 डेज आपको लगे यार इतने क्वेश्चन आपने पहले से किए होते तो कितना फर्क पड़ जाता। ठीक है, सो कीप डूइंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।